बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये तीसरे चैप्टर के प्रॉब्लम कर रहे थे। तीसरे चैप्टर की इसमें एक बात की मैं वजाहत करना चाहता हूँ और वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये ख़ास तौर पर एक हमारे शागिर्द हैं, सीनियर टीचर हैं, तो उनके क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो उसके मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा। ये देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। ये बिलफज रोड है, आप इसके ऊपर मोटरसाइकिल जो है चलाए जा रहे हैं या गाड़ी जो है चलाए जा रहे हैं। आपके अब्बू का टेलीफोन आता है कि बेटे आप कहाँ पे हैं, तो आप कहते हैं मैं लोधरा क्रॉस कर रहा हूँ, यानी कि लोधरा का जो फाटक है वो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। इसका मतलब आपकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन क्या हुई, लोधरा का फाटक, उस लम्हे पे आपकी जो पोजीशन है। अब अगला वो सवाल पूछते हैं कि आपकी इस वक्त स्पीड क्या है, आपकी वेलोसिटी क्या है, यानी कि आपका स्पीडोमीटर क्या बता रहा है। तो आप कहते हैं कि इस वक्त गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो बता रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, और उस वक्त टाइम क्या हुआ था, 11:20 हुए थे। इसका मतलब ये हुआ, चलो 11:20 और 30 सेकंड पे आपकी जो वेलोसिटी है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी इस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी कहलाएगी। इसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। हम जब ये कहते हैं कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जिस लम्हे पे आपने स्पीडोमीटर को देखा है, ज़ाहिर टाइम रुका तो नहीं है, लेकिन हमारा जो क्लॉक है, जो स्टॉप वॉच है, वो बता रही है 11:20 और 30 सेकंड ही बता रही है। उसी पॉइंट के ऊपर आपने ये वेलोसिटी बताई है 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने नज़र अपने ऑडोमीटर के ऊपर, स्पीडोमीटर के ऊपर डाली है और उसको देख के बताया, ये वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में आपने सिर्फ अपने जो क्या कहते हैं स्पीडोमीटर को देखा है, तो वो इंस्टेंट है। उस इंस्टेंट के ऊपर जो आपने देखा कि आपके गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो आप देखिए कि वो सवाल कुछ यूँ था कि ये प्रोजेक्टाइल है ना, तो बच्चे ने सवाल ये पूछा था कि इस पॉइंट के ऊपर तो आप कहते हैं कि इसका जो कंपोनेंट है, यानी कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है 0 के बराबर है। तो उन्होंने ये सवाल पूछा था कि इस इंस्टेंट पे यानी कि इनिशियल पॉइंट जो होगा वो तो यहाँ पे कहीं होगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि यही टाइम है, इसी टाइम के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी है, यानी कि ये जब हम ये कहते हैं कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली टाइम हम जो ले रहे हैं डेल्टा टी, वो क्या है 0.0000001 सेकेंड है। अब इतना स्मॉल टाइम जो है उसमें हम मेजरमेंट, यानी कि वो टाइम इतना स्मॉल है कि उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो है। और उस पॉइंट के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी होगी, उस सिंगल पॉइंट के ऊपर, ये सिंगल पॉइंट बनता है अप्रोक्सीमेटली, तो इस सिंगल पॉइंट के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मेरा ख्याल मेरी बात समझ आ गई होगी कि आपसे जो पूछा गया है कि अब टाइम हुआ है 11:20 और 30 सेकंड, आपकी स्पीड कितनी है, आप उसी वक्त स्पीडोमीटर को देख के बताते हैं कि मेरी स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है, तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है, मेरा बात क्लियर होगी मेरा ख्याल। तो अब अपने असल टारगेट की तरफ आते हैं। सॉरी, आज थोड़ा सा टाइम शायद ज़्यादा लग जाए, क्योंकि मैं साथ साथ जो है क्वेश्चन पढ़ता भी जाऊंगा और उसको बोर्ड पे डिस्प्ले भी करता जाऊंगा, लिखता भी जाऊंगा। अब ये क्वेश्चन है, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, डिस्कस। तो ये क्वेश्चन है 7th।
क्या अगर एक बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो आप कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है? तो हम ये कह सकते हैं। अब ये देखिए, इसको भी जरा समझने की कोशिश करें, यहाँ भी बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। अब एक बॉल है, यहाँ पे हम उसकी देखते हैं वेलोसिटी, यानी 0 सेकंड के ऊपर हमने स्टॉप वॉच ऑन किया है, तो 0 सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। फिर हमने 1 सेकंड के बाद देखा, ये टाइम है इधर मेरे पास, 1 सेकंड गुजर गया तो फिर भी उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। तीसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। चौथे सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। सिचुएशन कुछ यूं है। अब देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब इसमें चेंज नहीं आ रही, जितना यहाँ है उतनी यहाँ है, उतनी यहाँ है, उतनी यहाँ है, उतनी यहाँ है, यानी कि हर इंस्टेंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी एक जैसी ही रही है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर है। तो हर इंस्टेंट के ऊपर, हर लम्हे पे इसकी वेलोसिटी एक जैसी है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब इसका एक्सेलरेशन देखते हैं। चलो ऐसे करते हैं कि इस इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन देखते हैं। अब यहाँ जो डेल्टा वी है वो कितना, 2 - 2, और डेल्टा टी कितना है, 1 - 0। ये किसके बराबर होता है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 0 हुआ। इसका मतलब इस इंटरवल में इसका एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। अब इस इंटरवल में ले लें वही बात, यहाँ भी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इस इंटरवल में ले लें, इसका जो एक्सेलरेशन होगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इस इंटरवल में भी इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमने लिए है इसमें चेंज आई है? जिस चीज़ में चेंज नहीं आती उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रही, जितना एक्सेलरेशन यहाँ था उतना ही एक्सेलरेशन यहाँ, उतना ही एक्सेलरेशन यहाँ, उतना ही एक्सेलरेशन यहाँ। जब एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आएगी तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, लेकिन वो कांस्टेंट 0 रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक्सेलरेशन में भी चेंज नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जब एक बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंटली 0 रहता है। इसको एक और तरीके से भी आप बता सकते हैं। ये देखें, आप ग्राफ ड्रा करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं, इधर टाइम आ गया, इधर वेलोसिटी आ गई, और वही एग्जांपल मैं यहाँ उसके लिए ग्राफ ड्रा करता हूँ। ये कह लें कि 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और इधर वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। अब पहला पॉइंट क्या आएगा, पहला पॉइंट आएगा 0 पे, 0 टाइम पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। अब 1 पे भी 2 मीटर पर सेकंड, 2 पे भी 2 मीटर पर सेकंड, 3 पे भी 2 मीटर पर सेकंड, 4 पे भी 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, इस तरह इसका ग्राफ बनेगा ये। तो याद रहे आपने, हमने ये पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को शो करता है। अब ये देखें इसका स्लोप कितना बनता है। अच्छा हाँ, एक और बात भी हमने पढ़ी थी कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और वो कितना है ये देखिए, इसका स्लोप अगर पॉजिटिव होता तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसका स्लोप अगर 0 होता, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव होता तो हम कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। लेकिन यहाँ स्लोप 0 है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन इसका 0 है लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये शो करता है कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंटली 0 रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहता है और वो 0 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है
find the change in momentum of for an object subjected to a given force for a given time and state law of motion in term of momentum। तो ये वैसे तो हमने किया हुआ है पिछले लेक्चर में, देख लेना वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ ये चलो हम थोड़ा सा कर देते हैं। ये देखें कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास जो है m के बराबर है, यहाँ वेलोसिटी v1 है और यहाँ तक इसके ऊपर फोर्स लगती है F, जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी जो है बढ़ जाती है, v2 हो जाती है यहाँ पे वेलोसिटी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मूव करता जाता है और इस ड्यूरेशन में ज़ाहिर फोर्स लगती है तो इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। तो इसका एक्सेलरेशन एक इसके बराबर होगा vf, यानी कि इसको vi कह लें, इसको vf कह लें, तो vf माइनस vi ओवर t आ जाएगा। और इसका न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि f जो है f ओवर m के इक्वल होता है। तो दोनों को इक्वेट कर दें। ये मैं इसलिए इतनी तफसील से नहीं बता रहा कि हमने ये पढ़ा हुआ है, तो दोबारा वहाँ से आप देख सकते हैं। f ओवर m इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t आ गया, या डेल्टा t कह लें। तो इसका क्या मतलब हुआ, f इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, और वेक्टर फॉर्म में लिखे तो f इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। ओके, एम वी एफ इस पॉइंट का इसका मोमेंटम, एम वी आई इस पॉइंट का इसका मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी के बराबर आ गया। तो ये हम स्टेट कर सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये है स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इन टर्म ऑफ मोमेंटम। अगला क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड है, डिफाइन इंपल्स एंड शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है, तो हमने कहा था कि इंपल्स जो होता है वो डेल्टा टी और एफ का प्रोडक्ट होता है, एफ डेल्टा टी का। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रिलेटिवली लार्जर और वेरिएबल फोर्स लगती है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, बिल्कुल इसी तरह जिसका कोलिजन होती है, तो इस टाइम और फोर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इंपल्स के इक्वल होगा। अब हमने ये देखना है कि इंपल्स जो है मोमेंटम के साथ किस तरह रिलेटेड है। तो यही इक्वेशन जो है यहाँ दोबारा आप कोट कर दें कि एज एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। इसका क्या मतलब हुआ, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू एफ। लेकिन ये क्या है, ये है इम्पल्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स जो है वो मोमेंटम में चेंज जितनी आती है उसके इक्वल होता है। ये रिलेशन है इम्पल्स में और लीनियर मोमेंटम में। अब अगला क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हमने कर किया हुआ है, पॉइंटिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब अगली क्वेश्चन है बेसिकली, एक्सप्लेन व्हाई अंडर सर्टन कंडीशंस द लॉ इज यूजफुल इवन दो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड। ये इसको समझने के लिए ये देखें, जिस तरह हम ये बिलियर्ड गेम खेलते हैं तो उसमें ये जो उसका टेबल होता है उसके ऊपर जो है वो शीट सी लगी होती है। तो यहाँ एक बॉल पड़ी हुई है, ये दूसरी बॉल से उसको हिट किया जाता है। तो जब ये हिट करते हैं हम, तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करके इसके जो फाइनल वेलोसिटीज हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हालांकि ये जो सिस्टम है हमारा वो कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स या सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। लेकिन ये जो दो बाल्स का सिस्टम है इसमें एयर की फ्रिक्शन भी है, यानी कि एयर ड्रैग भी है, और दूसरा ये जो हमारी सरफेस है इसके साथ इसकी फ्रिक्शन भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। लेकिन इसमें भी जब कोलिजन होती है तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद तो मोमेंटम है सिस्टम का वो हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। वजह क्या है, वजह ये होती है कि जब ये बॉल यहाँ टकराते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो उस फोर्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है जो एयर की फ्रिक्शन की वजह से है या सरफेस की फ्रिक्शन की वजह से। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो
कि जो दो बॉडीज़ हैं एक दूसरे के ऊपर जब फोर्स लगाती हैं इतनी ज़्यादा कि वो फोर्स उन फोर्सेस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से सिस्टम जो है कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं है। जिस तरह यहाँ मैंने कहा कि एयर ड्रैग हुआ और ये फ्रिक्शन है सरफेस के और बाल्स के दरमियान, तो ये फोर्सेस जो है वो बहुत कम है उन फोर्सेस के मुकाबले में। ये दोनों बाल जो जब टकराती हैं तो एक दूसरे के ऊपर लगाती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ भी हालांकि ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कंडीशन क्या हुई? कंडीशन ये हुई कि जब सिस्टम की कोलाइजन होती है तो जो बॉडीज़ हैं एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रही हैं वो कहीं ज़्यादा हो उस फोर्स के मुकाबले में, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो नॉन आइसोलेटेड हो गया है। तो यहाँ भी ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद यहाँ हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलाइजन। तो जाहिर है ऐसी कोलाइजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन जो सिस्टम का कांस्टेंट रहता है तो इलास्टिक कोलाइजन होगी। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, याद रखें टोटल एनर्जी फिर भी कांस्टेंट ही रहती है, तो ऐसी कोलाइजन जो है इन इलास्टिक कोलाइजन कहलाती है। ये पिछला आर्टिकल जो है उसका वीडियो देख लेना। अब अगली बात उसमें पूछी है कि एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस। यानी कि एक बाउंसिंग बॉल का क्या बिहेवियर होगा। तो मैं सिंपल बात करता हूँ, ये आपके पास ग्राउंड है, तो आप यहाँ से इस हाइट से बॉल जो है वो ड्रॉप करते हैं। अब यहाँ कोलाइजन होती है, अगर ये कोलाइजन जो है कंप्लीटली इलास्टिक हो तो रिजल्ट ये निकलेगा कि बॉल उतनी ही हाइट को अटेन करेगी जहां से हमने इसको ड्रॉप किया था। याद रखें इस रीजन के अंदर हमें एयर जो है उसको या तो एवैक्यूएट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो या उसकी फ्रिक्शन को हम इग्नोर करते हैं। तो याद रखें इस सिस्टम में यानी कि ये जो बॉल है यहाँ पे इसने हिट किया है ग्राउंड को और रिटर्न बैक हुई है, तो अगर ये सेम हाइट अटेन करती है तो यहाँ हम कहेंगे कि इसकी जो कोलाइजन है वो इलास्टिक है, ये इलास्टिक कोलाइजन होगी। ये याद रखें कि यहाँ से यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर। इसका मतलब यह है कि जिस वेलोसिटी से ये हिट करेगी अगर उसी वेलोसिटी से ये रिटर्न हो रही है तो जाहिर है ये कोलाइजन जो है इसकी इलास्टिक होगी, क्योंकि वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व हुई है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रही है। तो जब इलास्टिक कोलाइजन होगी तो जाहिर है यहाँ पे फिर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है दोबारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, तो बॉल उसी हाइट को अटेन करेगी जिस हाइट से बॉल को हमने ड्रॉप किया था। ये केस है इलास्टिक कोलाइजन का। लेकिन इन एक्चुअल क्या होता है कि बॉल जो है जब हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं और कोलाइजन के बाद दोबारा हम देखते हैं तो उतनी हाइट अटेन नहीं करती, बल्कि यहाँ पे आके रुक जाती है, फिर वापस आती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कोलाइजन हुई है बॉल की ग्राउंड के साथ वो इलास्टिक नहीं है, इनइलास्टिक है। बॉल की काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट जो है वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो गया है। वो अभी यानी कि जिस तरह ये देखें कि बॉल जो है पिचकेगी तो मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ रब करेंगे, नतीजा क्या निकलेगा कि हीट जनरेट होगी। तो इसका मतलब ये है कि हीट की जनरेशन जो है वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी की वजह से हुई। काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट जो हीट में कन्वर्ट हुआ है। और दूसरी बात ये देखें कि बॉल ने हिट किया है तो आवाज़ पैदा हुई है। अब साउंड भी एनर्जी की फॉर्म है, तो साउंड एनर्जी जो है वो भी काइनेटिक एनर्जी का एक हिस्सा ही कन्वर्ट हुआ है इसमें। तो डेफिनेटली क्या होगा कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसी यानी जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये हिट करेगी उस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये रिटर्न बैक नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये उतनी हाइट अटेन नहीं कर सकेगी जितनी हाइट से हमने इसको ड्रॉप किया था। ये है इनइलास्टिक कोलाइजन। तो इसमें बॉल जो है अपनी असली हालत को असली अपना हाइट को अटेन नहीं कर सकेगी। ये दोनों में फ़र्क हुआ। अब अगली बात उसने पूछी है कि
ये बताएं आप कि जो अक्सर केसेस होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, तो डेफिनेटली जब कोलिजन होगी तो काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन जो है वो साउंड में कन्वर्ट होगा, हीट में कन्वर्ट होगा, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, और अक्सर केसेस ऐसे ही होते हैं। इसलिए हमारी ज़्यादातर जो कोलिजन होती हैं वो इन इलास्टिक होती हैं, इलास्टिक नहीं होती। इलास्टिक कोलिजन अप्रॉक्सीमेटली आइडियल केस है, अप्रॉक्सीमेटली आइडियल केस है। अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट द रेंज। तो ये बेटे वो आर्टिकल ही देख लेना, मैं अपना टाइम यहाँ ज़ाया नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट आर पॉइंट्स इन दिस पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड इट्स मैक्सिमम स्पीड। अब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू पढ़ी थी, किसके बराबर होती है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इसकी अंडर रूट। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, ये देखिए यहाँ से प्रोजेक्टाइल जो है जब उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये देखें, ये अब यहाँ पे इसका y कंपोनेंट मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे y कंपोनेंट जो जीरो है, यानी कि यहाँ पे vy जो है वो मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ पे vy जो है वो जीरो होगा, यहाँ पे भी vy जो है वो मैक्सिमम होगा, लेकिन vx जो है वो तो कांस्टेंट रहा थारोली, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ भी उतना, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। याद रखिए हम एयर की रेजिस्टेंस जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब देखिए कि इसमें ये कंपोनेंट कांस्टेंट रहा है, लेकिन ये वेरी करता है, ये यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे जीरो पे के बराबर है जो मैक्सिमम हाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कह लें चलो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो आपने कहना है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की वो वेरी होती है इस तरह कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे और इम्पैक्ट पॉइंट पे जहाँ पे उसने हिट किया है ग्राउंड को, इन पॉइंट्स के ऊपर चूंकि वी वाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये कंपोनेंट मैक्सिमम होगा, इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू वो भी मैक्सिमम होगी। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वी वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सारी की सारी वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट की वजह से होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम। तो अगला क्वेश्चन है, कहता है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज फॉलोड बाय द फोर आंसर वन ऑफ विच इज करेक्ट, आइडेंटिफाई दैट आंसर। और पहला उसने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज मेंट बाय a ballistic trajectory, the path followed by an unpowered and unguided projectile। तो ये पहला पार्ट, इसका ऑप्शन यही सही है गालबन, और बाकी सारे के सारे रॉन्ग है, गलत है। और व्हाट हैपन्स व्हेन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज अंडरगोज एन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंज, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, ये सही है। द बॉडीज कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, ये होगा इनइलास्टिक कोलिजन। द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज वायलेटेड, तो किसी भी कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं होता, तो दूसरा पार्ट इसका सही है। अल्लाह हाफिज़।